हाँ जी। आपके भी मन में जब भी प्रीपोज़िशन को मतलब पढ़ना चाहते होंगे आप जब भी, तो आपके पास 2 तरीके हैं प्रीपोज़िशन को जानने के, समझने के। पहला तरीका वो सामान्य तरीका जो हम आज तक जिसको फ़ॉलो करते आए हैं, प्रीपोज़िशन फिर पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो है रोल ऑफ प्रीपोज़िशन इन अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में प्रीपोज़िशन का काम क्या होता है? फिर हमें पता चलता है या हमें पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन सेंटेंस के किसी एक पार्ट को सेंटेंस के दूसरे ही पार्ट से जोड़ती है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा और पढ़ते हैं तो हम इसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में कुछ नोशंस को कन्वे करती है प्रीपोजिशन। नोशन का मतलब होता है भाव, कन्वे करने का अर्थ होता है व्यक्त करना। मतलब सेंटेंस में कुछ भावों को व्यक्त करती है प्रीपोजिशन। फिर हम जिसको पढ़ते रहते हैं थोड़ा और जब हम इसको समझते हैं गहराई से थोड़ा जानते हैं तो पता चलता है कि इसके कुछ मतलब प्रीपोजिशन को पढ़ते पढ़ते किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को जब हम बहुत पढ़ते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसके कुछ नोशंस, ये उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस और स्पेसिफिक रूल जो है उनको हम समझने लगते हैं या उनको हम पढ़ने लगते हैं उसी तरीके से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बाद भी हमने किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को लिया, फिर सेंटेंस में उसके कुछ नोशंस हैं, उनको हमने जाना, फिर हमने उसके कुछ स्पेसिफिक यूज है, उनको हमने जाना, फिर उसके कुछ स्पेसिफिक रूल हमने बना लिए। उस पूरे प्रोसेस के बाद भी जब हम निकलते हैं तो हमारे पास कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल जो हैं वो मन में रह जाते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब्स जो है, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, या प्रीपोजिशनल वर्ब क्या होती हैं, फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती हैं, या वेगुनेस ऑफ प्रीपोजिशन क्या है। मतलब बहुत से ऐसे सेंटेंस हम देखेंगे कि उन सेंटेंस में अ, सब कुछ सेम है लेकिन दो अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। मतलब कब कब एक प्रीपोजिशन दूसरे के साथ टच करती है, कब कब एक प्रीपोजिशन दूसरी प्रीपोजिशन को ओवरलैप करती है, कब दो प्रीपोजिशन के बीच में रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन होता है। ये सवाल अब भी हमारे मन में रह जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है, तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि हम प्रीपोजिशन को अगर उसके दूसरे तरीके से मतलब प्रीपोजिशन को ही उसकी अगर गहराई से अगर हम जानना जब शुरू करें, जैसे प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन का वे क्या है, फ्लो क्या है। किसी भी सेंटेंस में किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का वे क्या है, उसका फ्लो क्या है। तो कुछ प्रीपोजिशन वन वे होती हैं, कुछ टू वे होती हैं। जब हम इसको थोड़ा जानते हैं तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं प्रीपोजिशन का लॉजिक क्या है, सेंस क्या है। आखिर सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन को फील कैसे कर सकते हैं। फिर हम उसको थोड़ा और समझेंगे, जानेंगे, फिर हम उसको जानेंगे उसके फिगरेटिव सेंस के साथ, फिर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे उसके फंक्शनल सेंस के साथ। तो जब हम किसी भी प्रोपोजिशन को उसके वे और फ्लो के साथ, उसके लॉजिक के साथ, उसके सेंस के साथ, उसके फिगरेटिव सेंस और उसके फंक्शनल सेंस के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, स्पष्टता से जानते हैं, तो फिर हमारे पास सवाल नहीं रहते, फिर हमारे पास रहती है क्लैरिटी, सेंस, लॉजिक। हमारे पास क्लैरिटी रहती है प्रीपोजिशंस की, फ्रेजल वर्ब्स की, फिक्स प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशनल वर्ब क्या होती हैं उनकी, इनका आपस में एक दूसरे में क्या रिलेशन है उसकी। तो जैसे आज हम शुरू करते हैं फोर प्रीपोजिशन की। आज हम फोर प्रीपोजिशन को यानी आज इस पहलवान को डिनोट कर रहा है फोर। तो वही हमारे पास पहला तरीका है, इस पहलवान के ऊपर वाला हिस्सा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पहलवान का काम क्या है, फोर प्रीपोजिशन का सेंटेंस में काम क्या है। तो किसी भी प्रीपोजिशन का इस सेंटेंस में काम होता है उसके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट को सेंटेंस के लैंडमार्क से जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन। इस सब्जेक्ट और इस लैंडमार्क में एक रिलेशन बिल्ड करती है, एक संबंध स्थापित करती है प्रीपोजिशन। उस संबंध का आधार होता है ये नोशंस, भाव। जैसे फोर प्रीपोजिशन जब किसी सेंटेंस में आती है तो उसमें वो रिप्रेजेंटेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्राइस, पेमेंट, थैंक, कंपनसेशन, सपोर्ट, चॉइस, एप्रोप्रिएसी, रेलिवेंस, एटीट्यूड, इंटेंडेड रेसिपिएंट, इंटेंडेड डेस्टिनेशन, एम, पर्पस, रीजन, फंक्शन,
कुछ इस तरीके के भाव प्रकट करती है। अब दिक्कत क्या है, इन नोशन से भी प्रीपोजिशन का सेंटेंस में अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजा ही लगा सकते हैं जब जब, जैसे बहुत से ऐसे नोशन हैं जिन नोशन को कन्वे करने के लिए एक से ज्यादा प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। जैसे फोर प्रीपोजिशन से इन सभी नोशन को सेंटेंस में कन्वे किया जा सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे नोशंस हैं जिनमें टू और ऑफ प्रीपोजिशन का यूज भी होता है। तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका समाधान करने के लिए हमारे पास सबसे सही तरीका है कि हम प्रीपोजिशन को ही उसकी गहराई से समझ ले, जान ले, क्योंकि इसके बाद भी हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशनल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन के सवाल रह जाएंगे। हमें हजारों हजार फ्रेजल वर्ब्स रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम किसी भी प्रीपोजिशन को अगर उसके वे के साथ, उसके लॉजिक के साथ, उसके फिगरेटिव सेंस के साथ, उसके फंक्शनल सेंस के साथ समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसके लॉजिक से ही फ्रेजल वर्ब्स को, प्रीपोजिशनल वर्ब्स को कर सकते हैं। जैसे फोर प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये एक टू वे प्रीपोजिशन है। टू वे का मतलब है कि ये सेंटेंस में दो तरीके से फ्लो करती हैं, यानी कि वो दो तरीके के सेंटेंस बनाएगी। जैसे जब फोर प्रीपोजिशन लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी तो उसका एक लॉजिक होगा। जब फोर प्रीपोजिशन सेंटेंस में सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करेगी तो उसका दूसरा लॉजिक होगा। और लॉजिक का मतलब होता है द की आइडिया दैट अलाउज यू टू फील प्रीपोजिशन, मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन को अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप उसको उसके लॉजिक के साथ पढ़ें। ठीक है, जैसे जब फोर प्रीपोजिशन लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी तो हमारा लॉजिक होता है बेसिस ऑन लैंडमार्क या कोरोस्पोंडेंस टू लैंडमार्क, यानी लैंडमार्क के आधार पर, लैंडमार्क के अनुसार। अब लैंडमार्क के आधार पर क्या, तो फिगरेटिव सेंस से टू ए, यानी फिगरेटिव सेंस से हम समझ सकते हैं कि ये लैंडमार्क है और ये पिक्चर अगर हम देख पाए तो ये एक तराजू की तरह है, यानी लैंडमार्क हमारे पास फिक्स है। तो लैंडमार्क के आधार पर क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, इसकी फंक्शनल सेंस है ईयर मार्किंग, चिन्हित करना या निर्धारित करना, मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका निर्धारण होता है लैंडमार्क के आधार पर। लैंडमार्क जो है वो फिक्स करता है किसको, सब्जेक्ट को। तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ हम पहले लॉजिक को हम देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है सी एपोलाइज फॉर हर मिस्टेक। अब हर मिस्टेक यहां पर लैंडमार्क है। सी एपोलाइज, ये पूरा इवेंट जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो लैंडमार्क है इसके बेस पर, इसके कॉरेस्पोंडेंस पर, यानी इसके अनुसार सब्जेक्ट का निर्धारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब उसने मिस्टेक पहले की होगी इसलिए उसने एपोलाइज किया, सब्जेक्ट बाद में आया, पहले लैंडमार्क आया। इस तरीके से आई एम ग्रेटफुल फॉर यूर हेल्प, यूर हेल्प यहाँ पर लैंडमार्क है, आई एम ग्रेटफुल ये पूरा जो इवेंट है ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट को निर्धारित या चिन्हित या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसका फिगरेटिव सेंस देखें क्या इस तरीके से है या नहीं है, मतलब लैंडमार्क यानी यूर हेल्प जो है, हेल्प पहले हुई उसके बाद सब्जेक्ट यानी ग्रेटफुलनेस उसके बाद आई। इसी तरीके से सी वॉज स्कोल्डेड फॉर बीइंग नॉइजी। अब बीइंग नॉइजी यहाँ पर लैंडमार्क है, सी वॉज स्कोल्डेड ये पूरा जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क के बेस पर, लैंडमार्क के अनुकूल या लैंडमार्क के अनुसार क्या निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, सब्जेक्ट। पिक्चरल सेंस भी आप देख सकते हैं, मतलब शोरगुल उसने पहले किया, बीइंग नॉइजी पहले है, लैंडमार्क पहले है, यानी शोरगुल उसने पहले किया होगा इसलिए उसको स्कोल्ड किया गया। मतलब अगर वो नॉइज की बजाय अगर वो उससे ऊपर कोई करता क्राइम तो फिर उसको उस तरीके की ये होती, यानी सब्जेक्ट चेंज हो जाता। इसी तरीके से मिजू इज जैपनीज फॉर वाटर। अब वाटर यहाँ पर लैंडमार्क है, मिजू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी लैंडमार्क और सब्जेक्ट अगर देखें तो लैंडमार्क वाटर है, इसका जैपनीज क्या होगा, मिजू होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं लैंडमार्क चेंज कर दूं तो सब्जेक्ट भी बदल जाएगा। अगर मैं इसकी जगह जूते कर देते हैं तो इसका जैपनीज कुछ और आएगा। इसी तरीके से सी इज नोन फॉर हर आर्टिस्टिक टैलेंट। अब आर्टिस्टिक टैलेंट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी इज नोन ये पूरा जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देखें जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो इसमें पहले आया, पहले आर्टिस्टिक टैलेंट है
और उसके अनुसार जो है वो फेमस है, यानी नोन है, जाना जाता है। किस लिए? आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण, यानी टैलेंट पहले आया फिर उसको जाना गया उसके हिसाब से। आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर माई एलर्जीज। अब माई एलर्जीज यहाँ पर लैंडमार्क है। आई एम टेकिंग दिस, ये पूरा जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देखो जो लैंडमार्क है ये निर्धारित कर रहा है सब्जेक्ट को। पिक्चरल सेंस इस तरीके से आएगा, पहला एलर्जी, एलर्जी जो है वो पहले हुई, उस हिसाब से जो है मेडिसिन वो रिकमेंड की गई। ठीक है, तो लैंडमार्क के बेस पर, लैंडमार्क के अनुकूल या लैंडमार्क के अनुसार सब्जेक्ट का निर्धारण होता है या नहीं होता है, इस तरीके से। ही टेक्स यू फॉर गारंटीड श्योर सर्टेन। अब गारंटीड श्योर सर्टेन इनमें से कोई भी एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा, और ये पूरा जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब उसने अपनी, मतलब पास्ट में कुछ ऐसी छवि बनाई है कि उसको गारंटी से लिया जा सकता है, श्योरिटी से लिया जा सकता है। ठीक है, तो लैंडमार्क के आधार पर सब्जेक्ट का निर्धारण हो रहा है। माई डॉटर रीड्स वेरी वेल फॉर हर एज। अब हर एज यहाँ पर लैंडमार्क है। माई डॉटर रीड्स वेरी वेल, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये निर्धारित है किसकी वजह से? लैंडमार्क की वजह से। मतलब अगर उसकी एज को थोड़ा बहुत भी बदल दिया जाए ऊपर ही नीचे, तो सब्जेक्ट में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? मतलब उसकी एज कम है इसलिए उसको कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ती है। अगर उसकी एज इससे ज्यादा होती तो फिर ये सब्जेक्ट जो है ये बदल सकता था। इसी तरीके से ही हैज ए रेपुटेशन फॉर बीइंग, फॉर डूइंग थिंग्स राइट। अब डूइंग थिंग्स राइट जो है ये लैंडमार्क है। ही हैज ए रेपुटेशन, ये पूरा जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देखो कि जो डूइंग थिंग्स राइट है, क्या उसने सही चीजें पहले से नहीं की होगी? पहले से सही चीजें करता है इसलिए उसकी ये रेपुटेशन है। इसी तरीके से जब फोर प्रीपोजिशन सेंटेंस से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करती है, यानी टू वे है, इसका मतलब कभी ये लैंडमार्क से सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी और कभी ये सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करेगी। इसलिए इसके दो तरीके के सेंटेंस होंगे, तभी फोर प्रीपोजिशन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। तो इसका जो लॉजिक होगा वो होगा इंटेंडेड लैंडमार्क। मतलब जो लैंडमार्क होगा सेंटेंस में वो इच्छित होगा, वो उसकी कल्पना में होगा, वो उसकी इमेजिनेशन में होगा। इसका जो फिगरेटिव सेंस बनेगा दूसरे लॉजिक का, वो बनेगा इस तरीके से, यानी सब्जेक्ट की इमेजिनेशन में है ये पूरा। क्या है कि सब्जेक्ट और लैंडमार्क का मिलन होगा, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क कब करीब आएंगे ये उसकी इमेजिनेशन में है। और इसका फंक्शनल सेंस भी आप देख सकते हैं, इवेंचुअल या फलस्वरूप, मतलब सब्जेक्ट के कर्म के फल के अनुसार, इस तरीके से। तो हम कुछ सेंटेंस हैं उनको देखेंगे, जैसे सी वेंट टू द स्टोर फॉर सम ग्रोसरीज। अब सम ग्रोसरीज यहाँ पर लैंडमार्क है। सी वेंट टू द स्टोर, ये सब्जेक्ट और इसका जो एक्शन है ये पूरा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ देखें तो उसका जो जाना था उसकी इमेजिनेशन में था ग्रोसरीज, ग्रोसरीज लेनी है नहीं लेनी, उसको देखना है क्या करना है, वो उसकी इमेजिनेशन में है, इंटेंडेड है, भविष्य में है। इसी तरीके से ही स्टूडिड फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब जो अपकमिंग एग्जाम है, द अपकमिंग एग्जाम, ये पूरा फ्रेज जो है ये लैंडमार्क की तरह काम करेगा। ही स्टूडिड, ये पूरा फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देखो कि जो सब्जेक्ट है, यानी इसने जो एक्शन लिया वो लैंडमार्क उसकी इच्छा में है या नहीं है, लैंडमार्क उसके भविष्य में है या नहीं है। यानी आज आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में, आपके विचारों में क्या होगा, जो आपका आगे आने वाला एग्जाम है। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा में है, वो इंटेंडेड है। दैट केक इज फॉर माई मदर। माई मदर यहाँ पर लैंडमार्क है, दैट केक यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब केक को रखा गया किसके लिए? मदर के लिए। तो मदर जो है वो भविष्य में आके उसको लेगी, इन फ्यूचर। ठीक है, वो उसको मिलता है या नहीं मिलता है ये सारी चीजें इन फ्यूचर है। तो ये लैंडमार्क जो है वो कैसा है? इंटेंडेड है। इसी तरीके से ही एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ। अब बेटर हेल्थ यहाँ पर लैंडमार्क है। ही एक्सरसाइज रेगुलरली, ये पूरा जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और इसका जो इवेंट है, जो एक्शन है, क्या वो उसकी इंटेंशन नहीं है लैंडमार्क? ठीक है, मतलब आज वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, क्यों? कि भविष्य में उसको बेटर हेल्थ मिलेगी। लैंडमार्क जो है इन फ्यूचर है। ठीक है, वो इंटेंडेड है, वो इच्छा में है, वो उसकी कल्पना में है। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ हम फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो जो लैंडमार्क होगा वो डिजायर्ड रिजल्ट की तरह होगा।
ठीक है, मतलब उसमें जो दूसरा लॉजिक है वो काम करेगा हमेशा। तो हम जब फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे, जब हम प्रीपोजिशनल वर्ब पढ़ेंगे, तो हमें ये बार बार रटने की जरूरत पड़ती है, बार बार हजारों हजार फ्रेजल वर्ब्स बच्चे रटते हैं। लेकिन अगर हम लॉजिक के साथ पढ़ते हैं तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर हम उसको लॉजिक से ही कर सकते हैं। जैसे प्लान फॉर, अगर हम देखें तो प्लान आज करते हैं तो उसका रिजल्ट कब आएगा? फ्यूचर में आएगा, दूसरा लॉजिक लगता है। इसी तरीके से प्रपोजल फॉर, प्ली फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, वोट फॉर, आज वोट डालते हैं उसका रिजल्ट कब आएगा? भविष्य में आएगा, इंटेंडेड लैंडमार्क। पिटीशन फॉर, क्लेम फॉर, डिमांड फॉर, अब आज आप पिटीशन डालते हैं, आज आप क्लेम करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो भविष्य में आएगा। ठीक है, वो नियर है, वो काफी दूर है, लेकिन वो इंटेंडेड लैंडमार्क है। इसी तरीके से प्लान फॉर ए बेटर फ्यूचर, वोट फॉर चेंज। ठीक है, आपने आज वोट डाला, वो चेंज होगा या नहीं होगा वो इन फ्यूचर है। इसी तरीके से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ जब हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो जो लैंडमार्क होगा वो डिजायर्ड रिजल्ट होगा। आस्क फॉर, बैग फॉर, प्लीड फॉर, आपने पढ़ा होगा इन सब के साथ, इन वर्ब्स के साथ फोर प्रीपोजिशन आती हैं। ठीक है, और भी प्रीपोजिशन लगती है लेकिन फोर भी लगती है। तो फोर कब लगेगी वो हम इस लॉजिक से देख सकते हैं कि अगर लैंडमार्क जो है वो इंटेंडेड है, ठीक है, तो हम आस्क के साथ बैग, प्ली, पिटीशन, अप्लाई, लुक, इन सभी के साथ फोर प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ जब हम फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो उसका जो लैंडमार्क होगा सेंटेंस का वो एक डिजायर्ड रिजल्ट की तरह होगा। जैसे फिट फॉर, अनफिट फॉर, सुटेबल फॉर, अनसुटेबल फॉर। अब कोई चीज के लिए आप आज मतलब आपके मन में कल्पना हो सकती है कि ये चीज किसी और के लिए सुटेबल हो सकती है या अनसुटेबल हो सकती है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट तो भविष्य में आता है। ऐसे ही रेडी या अनरेडी, रेडी फॉर, अनरेडी फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर, अनप्रिपेयर्ड फॉर। ठीक है, अप्रोप्राइट फॉर, इन अप्रोप्राइट फॉर, ये सारी चीजें आपने लिखी होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम फोर प्रीपोजिशन को इसके ऊपर वाले से यानी पहले पार्ट से ही जब हम पढ़ते हैं तो टू और ऑफ के साथ क्या दिक्कत आती है। जैसे कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं। फोर वर्सेस ऑफ, ही रिसीव्ड पेमेंट फॉर ऑफ हिज सर्विस। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हिज सर्विस यहाँ पर लैंडमार्क की तरह है। ही रिसीव्ड पेमेंट जो पूरा ये इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर आपने फोर का जो पहला लॉजिक आपने देखा तो उसमें क्या है कि लैंडमार्क के अनुसार सब्जेक्ट का निर्धारण होता है। जो लैंडमार्क है वो निर्धारित करता है किसको? सब्जेक्ट को। तो आप देखें हिज सर्विस यानी सर्विस उसने पहले दी होगी, जैसे सर्विस दी उस हिसाब से उसको पेमेंट हुई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ऑफ नहीं आएगा, फोर आएगा। द पेमेंट फॉर ऑफ टैक्सेस इज ए सिविक ड्यूटी। अब अगर यहाँ देखें टैक्सेस यहाँ पर लैंडमार्क है, द पेमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर आपने ऑफ प्रीपोजिशन को जो पहले लेक्चर में पहली क्लास में हमने पढ़ाया है, ऑफ का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है कि जो लैंडमार्क है वो वूल की तरह काम करेगा, जो सब्जेक्ट है वो पार्ट की तरह काम करेगा। अगर आप देखें तो टैक्स का एक पार्ट होता है पेमेंट, तो यहाँ फोर नहीं आएगा, ऑफ आएगा। वट इज द प्राइस फॉर ऑफ दिस शर्ट, दिस शर्ट यहाँ पर लैंडमार्क है, द प्राइस यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जब प्राइस अगर कोस्ट की तरह हो, ठीक है, तो ऑफ का यूज करते हैं, फोर का नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट होता है। वट इज द प्राइस फॉर ऑफ दिस प्रिविलेज, दिस प्रिविलेज यहाँ पर लैंडमार्क है, द प्राइस यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर जो प्राइस है वो मूल्य की तरह हो, ठीक है, कीमत की तरह हो, मतलब प्रिविलेज जो दी गई, जो सुविधाएं दी गई, तो उसको उसका मतलब वो किस स्तर की थी, ठीक है, उनका लेवल क्या था, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर फोर आएगा। इसी तरीके से ही रिसीव्ड कंपनसेशन फॉर ऑफ हिज और द इंजरी, द इंजरी यहाँ पर लैंडमार्क है, ही रिसीव कंपनसेशन ये पूरा जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि फोर का जो लॉजिक है वो क्या होता है कि लैंडमार्क के अनुसार सब्जेक्ट आता है, मतलब लैंडमार्क के आधार पर, लैंडमार्क के बेस पर। ठीक है, तो जो इंजरीज है वो पहले हुई होगी, जैसी इंजरी उस हिसाब से उसको कंपनसेशन दिया गया होगा। ठीक है, इंजरी के हिसाब से कंपनसेशन, तो ऑफ नहीं आएगा, फोर आएगा। द कंपनसेशन फॉर ऑफ एम्प्लॉइज इज ए की फैक्टर इन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अगर आप देखें आपने फोर जो ऑफ प्रीपोजिशन है उनको आपने पढ़ा होगा, ये एम्प्लॉय यहाँ पर लैंडमार्क है, कंपनसेशन यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो एम्प्लॉय का जो पूरा एक एम्प्लॉय जो होता है उसके पूरे सर्कल में उसकी इनकम होती है, उसकी जो इंसेंटिव होते हैं उसी तरीके से उनके कंपनसेशन होते हैं। मतलब इन कहीं ना कहीं ये वूल की तरह और ये इसके पार्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ फोर नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ऐसे ही द एम्बेसडर रिप्रेजेंट फोर ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, देयर कंट्री यहाँ पर लैंडमार्क है, जो एम्बेसडर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो जो एम्बेसडर होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी पूरी कंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब जो लैंडमार्क है उसके बराबर है, ये इसकी तरह लैंडमार्क के बराबर ही देखा जाता है किसको, एम्बेसडर को। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ नहीं आएगा, फोर आएगा। द आर्टिस्ट रिप्रेजेंट फोर ऑफ द ह्यूमन फॉर्म। अब हम यहाँ देखें जो रिप्रेजेंटेशन है ये लैंडमार्क है, और जो द ह्यूमन फॉर्म है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इसका कंटेंट है। ठीक है, ये इसका कंटेंट है। ओ प्रीपोजिशन का जो दूसरा लॉजिक है, ठीक है, वो क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा वो लैंडमार्क का कंटेंट होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका कंटेंट है, तो फोर नहीं आएगा। इसी तरीके से जब फोर वर्सेस टू हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे नोशन हो हैं जिनके साथ हम फोर और टू दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं और जब वो टच करती हैं, जब वो आपस में ओवरलैप करती हैं या उनमें रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन होता है, तो उनमें जो है थोड़ा फर्क होता है। देखो कैसे, फोकस ऑन लैंडमार्क। ठीक है, जब लैंडमार्क और फोकस, सब्जेक्ट का फोकस लैंडमार्क पर एक इंटेंशन की तरह हो तो वो पॉसिबल होगा, वो पॉसिबिलिटी दिखाएगा, तो हम फोर का यूज करेंगे। वहीं लैंडमार्क पर सब्जेक्ट का जो फोकस होगा वो अगर एक डेस्टिनेशन की तरह हो तो वो श्योरिटी को दिखाएगा, तो हम टू का यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज, तो फॉर ग्रोसरीज यहाँ पर लैंडमार्क है। ठीक है, आई वेंट टू द स्टोर, ये पूरी जो इवेंट है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो उसकी इंटेंशन में है, ठीक है, क्या, ग्रोसरीज। आई वेंट टू द स्टोर टू बाई ग्रोसरीज, अब बाई ग्रोसरीज यहाँ पर लैंडमार्क है पूरा। ठीक है, और टू के साथ वैसे भी वर्ब लगती है तो वर्ब फ्रेज होता है इस तरीके से। आई वेंट टू ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर श्योरिटी दिखाएगा, मतलब ग्रोसरीज के बारे में और एक्स्ट्रा बताया गया है कि उसको खरीदने के लिए। ठीक है, बाई खरीदा गया इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर ग्रोसरीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उसके मन में है ग्रोसरीज। दूसरा, जब लैंडमार्क रिसीवर हो, ठीक है, रेसिपिएंट हो, जो दूसरा हमने देखा था इंटेंडेड रेसिपिएंट, इसी तरीके से जब लैंडमार्क जो है वो रिसीवर की तरह हो, वो अगर सिर्फ रिसीवर है तो हम टू का यूज करते हैं, ये एक नेगेटिव सेंस दिखाता है। और लैंडमार्क अगर रिसीवर के साथ साथ बेनिफिशियरी भी है तो वो एक पॉजिटिव सेंस को दिखाएगा, हम फोर को यूज करेंगे। मतलब सब्जेक्ट का जो लैंडमार्क है वो रिसीवर हो और वो सिर्फ एक रिसिपिएंट ही हो तो हम टू का यूज करेंगे, और ये हमेशा एक नेगेटिव सेंस दिखाएगा। वहीं पर जो लैंडमार्क है वो रिसीवर के साथ साथ बेनिफिशियरी भी हो तो हम फोर का यूज करेंगे और ये एक पॉजिटिव सेंस दिखाएगा। जैसे आई डिड इट फॉर हिम, अब हिम यहाँ पर लैंडमार्क है, आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिम है वो बेनिफिशियरी है, हमने फोर का यूज किया। आई डिड इट टू हिम, अब सेंटेंस दोनों ही ठीक है, सेंटेंस दोनों ही समान है, लेकिन यहाँ पर जो हिम है ये लैंडमार्क है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो फोकस होगा वो काम पर होगा, डिड इट पर होगा। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क को थोड़ा, जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क से अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाता है, जब हम इस तरीके से कह देते हैं कि वो, कि भाई ये मैंने तुम्हारे लिए किया, इस तरीके से। ठीक है, कि वो इसको थोड़ा सा ये दबाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, ऐसे ही। वाज दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल फॉर टू यू, अब इसमें फोर और टू दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज अगर हम करते हैं तो ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन उनमें फीलिंग का फर्क आएगा। वो क्या आएगा, अगर हम फोर का यूज करेंगे तो यू जो है ये दिस इंफॉर्मेशन से ऊपर दिखता है, ठीक है, सुपीरियर है। वहीं पर अगर हम टू का यूज करेंगे तो जो दिस इंफॉर्मेशन है ये यू से थोड़ा ऊपर होगा, सुपीरियर होगा। मतलब टू के साथ नेगेटिव सेंस दिखाएगा लैंडमार्क। ठीक है, लैंडमार्क थोड़ा नीचे है, दिस इंफॉर्मेशन ऊपर है। इसी तरीके से जो थर्ड है पर्पस, जब जो लैंडमार्क जो पर्पस को दिखाएगा वो अगर गोल की तरह है तो हम टू का यूज करेंगे। जब लैंडमार्क जो पर्पस को दिखाने वाला है वो अगर एक फंक्शन की तरह हो तो हम फोर का यूज करेंगे। मतलब जो लैंडमार्क है वो अगर फंक्शन है तो हम फोर का यूज करेंगे, वो अगर एक गोल की तरह है तो हम टू का यूज करेंगे। कैसे, दीज चेयर्स
आर फॉर सिटिंग ऑन। अब सिटिंग ऑन यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है, और लैंडमार्क क्या है, एक फंक्शन है, और ये एक नाउन फ्रेज बनाएगा हमेशा, तो हमने फॉर का यूज किया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह होगा, और जो फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट का पर्पस दिखाएगा। उसी तरीके से वी सैट डाउन टू रेस्ट, वी सैट डाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है और रेस्ट यहाँ पर लैंडमार्क है। तो जो लैंडमार्क है वो गोल की तरह है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन की तरह है, और जो लैंडमार्क होगा वो हमेशा एक वर्ब फ्रेज बनाएगा। जब हम टू का यूज करेंगे तो ये वर्ब फ्रेज बनाएगा, ठीक है, और जो गोल होगा वो एक्शन का पर्पस दिखाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सभी प्रीपोजिशन को उनके लॉजिक के साथ, उनके फिगरेटिव सेंस के साथ, उसके फंक्शनल सेंस के साथ अगर हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशनल वर्ब्स को अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, हम इसके साथ ही उसको कर सकते हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके से एक एक करके सभी प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे।